पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बियानीकस बीएड कॉलेज, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल गुरु केपीओ में। आज हमारी चर्चा का विषय है क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान होता है जो किसी भी विद्यालय में दैनिक जीवन की आने वाली समस्याओं के बारे में, आने वाली जो समस्याएं हैं चाहे वो प्रबंधन संबंधी हो, चाहे वह अनुशासन संबंधी हो, चाहे वह विद्यार्थियों के किसी विषय में आने वाली कठिनाई से संबंधित हो, तो उन सभी समस्याओं के बारे में जो अनुसंधान किया जाता है उसे हम क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान की संकल्पना का जन्म किसने किया, ये सब हम देखते हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान की संकल्पना का जन्म सबसे पहले स्टीफन एम कोरे नाम के शिक्षाविद थे, उन्होंने किया। और उन्होंने 1953 में उनकी एक बुक आई थी, बुक का नाम है एक्शन रिसर्च टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिस। इस पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने स्टीफन कोरे ने अपने विचारों को लिखा और उन्होंने ये पाया कि जो मूलभूत अनुसंधान किए जाते हैं, मूलभूत अनुसंधान केवल सैद्धांतिक तथ्यों की ओर अधिक बल देते हैं। उनसे जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो निष्कर्ष विद्यालय में जो पढ़ने वाले प्रभाव हैं, उन पे जो किए जाने वाले कार्य हैं, उन कार्यों से थोड़ा सा अलग हो रह जाते हैं। इसलिए स्टीफन कोरे ने ये महसूस किया कि जो अनुसंधान किए जाने चाहिए वो उन्हीं व्यक्तियों को किए जाने चाहिए जिन्हें अपने अध्ययन का जो परिणाम होता है उनके द्वारा अपने कार्य प्रणाली में उन्हें बदलाव लाना होता है। तो हम देखते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान की संकल्पना सर्वप्रथम स्टीफन एम कोरे ने 1953 में दी थी। उनके विचारों से हम क्रियात्मक अनुसंधान की उत्पत्ति मानते हैं। उनकी बुक का नाम है एक्शन रिसर्च टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिस। कोरे के शब्दों में अगर हम देखें क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, तो कोरे ने कहा था कि क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसा अध्ययन है जिसे कोई व्यक्ति अपने ही कार्य को अधिक अच्छे ढंग से संपन्न करने के लिए करता है। अर्थात अगर कोई अध्यापक विद्यालय में पढ़ा रहा है और उसके विषय से संबंधित कोई भी समस्या उसके दैनिक जीवन में अगर आती है, तो वह उसी कार्य को और अधिक अच्छे से करने के लिए वहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग कर सकता है। जैसा हम देखते हैं कि विद्यालय स्तर की दैनिक जीवन से संबंधित, प्रबंधन से संबंधित, अनुशासन और विषयगत आने वाली जो समस्याएं होती हैं उनका क्रियात्मक अनुसंधान के रूप में, समस्या के रूप में चयन किया जाता है। भारत में इस संकल्पना का आगमन कब हुआ था? जब 1962 के आसपास स्टीफन कोरे भारत में एनसीईआरटी के परामर्शक रहे थे, तो उनके परामर्श के रूप में एनसीईआरटी के जो शिक्षा शास्त्री थे उन्होंने अपने विचारों में इसको ग्रहण किया और ग्रहण करने के तत्पश्चात इन्होंने स्टीफन कोरे की बुक भी प्रकाशित करवाई जिसका नाम था क्रियात्मक अनुसंधान। और इस प्रकार भारत में क्रियात्मक अनुसंधान की संकल्पना का आगमन हुआ। आइए अब आगे हम देखते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान का क्या महत्व है। क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व उन लोगों के लिए होता है जैसे प्रशासक हैं, जो विद्यालय स्तर के जो प्रशासक होते हैं, निरीक्षक होते हैं, जो निरीक्षण करके ये देखते हैं कि विद्यालय में किन किन सुधारों की आवश्यकता है, कौन कौन से कार्य हैं जो नियमित समय पर चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। शिक्षक ये देखता है कि उसके द्वारा किया गया अध्यापन कितना प्रभावी है, कितना प्रभावशील रहा है, विद्यार्थियों को और किस नई शिक्षण विधियों की आवश्यकता है, किस विषय में कितना उसको सुधार करने की आवश्यकता है। इन सभी बातों को देखने के लिए जैसे शिक्षा जगत की समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक पद्धति द्वारा, वैज्ञानिक अर्थात उनपे तार्किक ढंग से सोच करके, देख करके उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए हम क्रियात्मक अनुसंधान की संकल्पना को देखते हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान की क्या पद्धति है वो हम देखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान की पद्धति क्या है? सबसे पहले हम समस्या की पहचान और उसका क्षेत्र देखते हैं। समस्या की पहचान करना अर्थात यह महसूस किया जाता है जैसे अध्यापक द्वारा कि जैसे हम एक विषय लेते हैं सामाजिक अध्ययन, तो सामाजिक अध्ययन बहुत सारे विषयों का मिला हुआ रूप है, समन्वित अध्ययन है। जैसे सामाजिक अध्ययन में हम इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र आदि अन्य खूब विषयों का एक समन्वित अध्ययन है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि बहुत सारे विषय वहाँ पर आ जाते हैं। तो उन विषयों को एक साथ पढ़ाने के लिए जिस प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं, उसमें से जैसे शिक्षण से संबंधित है, मूल्यांकन से संबंधित है। सामाजिक अध्ययन में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भी उतना ही योगदान होता है जितना सामाजिक अध्ययन का पाठ्य विषय या पाठ्य वस्तु होती है। इन सब क्रियाओं के अलावा विद्यालय में आ रही संगठन और प्रबंधन संबंधी समस्याओं के क्षेत्र में भी हम अगर कोई समस्या आ रही है तो उसे भी हम क्रियात्मक अनुसंधान के विषय के रूप में हम ले सकते हैं। दूसरा कार्य के जो किया जाएगा वह है विशिष्ट समस्या का निर्धारण।
जैसे सामाजिक अध्ययन के विषय में हमने एक पाठ्य सहगामी क्रिया है, जैसे विद्यालय में बच्चे पाठ्य सहगामी क्रिया में भाग, अगर उनकी उपस्थिति या उनका भागीदारी, उनका सहयोग कम है, तो उसे हम एक समस्या के रूप में, विशिष्ट समस्या के रूप में हम निर्धारित कर सकते हैं। जैसे ये पाठ्य सहगामी क्रिया का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, पाठ्य सहगामी क्रियाएं। इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि विद्यालयों के लिए, विद्यालय में बालकों के लिए आयोजित की जाने वाली पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं हैं, उनसे बालकों में नेतृत्व की भावना, आपसी सहयोग की भावना, दूसरी संस्कृति और विचारों से अवगत होने की भावनाएं, ये सब उनमें विकसित करने के लिए हम पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करते हैं। तो अगर बालकों का उसमें भागीदारी कम है, तो उसे हम विशिष्ट समस्या के रूप में दे सकते हैं कि कक्षा के किसी भी कक्षा, जैसे कक्षा 9 के विद्यार्थियों का क्रियात्मक पाठ्य सहगामी क्रियाओं के रूप में भागीदारी का देखना। संभावित कारणों में हम ये देख सकते हैं कि जैसे बालक अगर पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग कम ले रहे हैं, तो वो क्यों ले रहे हैं, उसका क्या कारण है। उसका कारण हम देख सकते हैं कि जैसे पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंक, उनके जो रिपोर्ट होता है, पूरा जो वर्ष भर का जो मूल्यांकन होता है, शैक्षणिक मूल्यांकन होता है, उसमें उनके अंक नहीं जोड़े जाते हैं। और परीक्षा के अगर आसपास भी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, उनका अगर आयोजन किया जा रहा है, तो भी विद्यार्थी उनमें भाग कम लेंगे। इस प्रकार हम संभावित कारणों को हम देख सकते हैं। संभावित कारणों को देखने के बाद में क्रियात्मक परिकल्पनाएं बनाई जाती हैं। परिकल्पनाएं वह होती है कि हम किसी भी समस्या का एक काल्पनिक अनुमान लगाते हैं कि इस कारण की वजह से वह समस्या उत्पन्न हुई होगी, और उस समस्या को दूर करने के लिए हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो समस्या को दूर करने के जो उपाय हैं, उनको एक परिभाषा के रूप में ढालना, क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण करना कहलाता है। फिर आता है अनुसंधान की जांच करना। अनुसंधान की जांच हम आंकड़ों के माध्यम से और किसी भी प्रश्नावली या किसी भी प्रकार की गतिविधि करवा करके उस क्रियात्मक अनुसंधान की हम जांच कर सकते हैं। फिर है अभिकल्पन। अभिकल्पन वह होता है जिसमें क्रियात्मक अनुसंधान की पूरी संपूर्ण योजना को जिस पद्धति में लिखा जाता है, वह क्रियात्मक अभिकल्पन कहलाता है। अंत में हम निष्कर्ष लिखते हैं। जो क्रियात्मक अनुसंधान हमने किया, जिस विशेष समस्या को लेकर के हमने क्रियात्मक अनुसंधान किया है, उस अनुसंधान करने से हमें क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए, क्या उसका रिजल्ट रहा, उस रिजल्ट को हमने क्या प्राप्त किए, वो रिजल्ट को लिखना, निष्कर्ष निकालना कहलाता है। और अंत में आता है अनुवर्ती कार्यक्रम। अनुवर्ती कार्यक्रम वह कार्यक्रम होते हैं जो आपने क्रियात्मक अनुसंधान करने के बाद में विद्यालय की परिस्थितियों में जो आप परिवर्तन भविष्य में करने वाले हैं, वो अनुवर्ती कार्यक्रम कहलाते हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान की योजना पद्धति को किस प्रकार से लिखा जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान की योजना को किस प्रकार से लिखा जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान की योजना लिखने के लिए हम सबसे पहले योजना का शीर्षक लिखते हैं। यहाँ हमने क्रियात्मक अनुसंधान की जो योजना है उसको देखा है, तो उसमें हमने देखा है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सहगामी क्रियाओं में विद्यार्थियों का भाग लेना। ये एक समस्या के रूप में इसलिए सामने आया क्योंकि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत की जाने वाली पाठ्य सहगामी क्रियाएं, जैसे कि उनमें निबंध प्रतियोगिता है, उनमें किसी भी भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन करना है, इस प्रकार की जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, उनमें विद्यार्थियों का भाग लेना एक समस्या के रूप में सामने आया। तो उन्होंने एक समस्या को लिया क्रियात्मक अनुसंधान के लिए। सामान्य विवरण हम इसके बाद में लिखते हैं। हम सामान्य विवरण के अंतर्गत वो सभी परिचयात्मक जानकारी आती है, जैसे विद्यालय का नाम, अनुसंधानकर्ता का नाम। अनुसंधानकर्ता कोई भी हो सकता है, यहाँ पर शिक्षक भी हो सकता है, प्रबंधक भी हो सकता है और निरीक्षक भी हो सकता है। तो उनका जो पद नाम है वो भी आएगा। उसके बाद में उनकी शैक्षणिक योग्यता और उनका शिक्षण का अनुभव। अगर शिक्षक है तो उनका शिक्षण का अनुभव, वो अनुभव के आधार पर भी यह कार्य देखा जाएगा। उसके बाद में हम लिखते हैं समस्या एवं उसका क्षेत्र। तो इससे पहले हमने देखा था कि समस्याएं विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से आ सकती है, जैसे शिक्षण से संबंधित हो सकती है, या पाठ्य सहगामी क्रियाओं से संबंधित हो सकती है, या मूल्यांकन के क्षेत्र से हो सकती है। तो यहाँ हमने जो समस्या ली है वो उसका क्षेत्र है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सहगामी क्रियाएं, उसका समस्या का क्षेत्र है। और उसको समस्या के रूप में हमें इस प्रकार से परिभाषित किया है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन ठीक प्रकार से नहीं किया जाता। ठीक प्रकार से नहीं किया जाने के पीछे उसके कई प्रकार के कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि उन्हें बहुत ही जल्दीबाजी में आयोजित किया गया हो, या ये हो सकता है कि उसका विवरण ठीक प्रकार से छात्रों तक नहीं पहुंचा हो। तो किसी भी प्रकार से अगर यह उसमें कोई ना कोई
संप्रेषण संबंधी अगर उसमें कमी रह जाती है तो वह एक समस्या के रूप में सामने आ जाती है। आगे हम देखते हैं कि योजना के अंतर्गत हम देखते हैं कि आगे का सोपान होता है विशिष्ट समस्या, अर्थात हमने जो समस्या पाठ्यसहगामी क्रियाओं को लेकर के ली है उसको हम एक परिभाषा के रूप में देंगे, उसका सीमांकन कर देंगे, क्योंकि संपूर्ण विद्यालय को क्रियात्मक अनुसंधान में लेना सही उचित नहीं होगा। इसलिए हम कक्षा 9 के विद्यार्थियों तक इसको सीमांकन कर देते हैं और एक विद्यालय, जो कोई भी विद्यालय, जिस विद्यालय में जो अध्यापक होगा या जिसने भी ये समस्या महसूस की है वो व्यक्ति वो विद्यालय हो जाएगा। तो कक्षा 9 के विद्यार्थियों द्वारा सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों का अपने विषय की पाठ्यसहगामी क्रियाओं में भाग ग्रहण को बढ़ाना, ये हमने विशिष्ट समस्या के रूप में इसे परिभाषित किया है। आगे इसमें आएगा संभावित कारण। संभावित कारणों में पाठ्यसहगामी क्रियाओं में रोचकता का अभाव होना, पाठ्यसहगामी क्रियाओं में विविधता का अभाव होना, या पाठ्यसहगामी क्रियाएं बालकों के लिए अध्ययन में बाधक भी, बालक ऐसा मानते हैं कि हो सकता है वो अध्ययन में बाधक हों, या फिर उसकी समय पर सूचना नहीं मिलना, ये इसके संभावित कारणों के रूप में इसको परिभाषित कर सकते हैं। अगला है पाठ्यसहगामी क्रियात्मक परिकल्पना लिखना। क्रियात्मक परिकल्पना में हम ये लिखते हैं कि विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की पाठ्यसहगामी क्रियाओं का महत्व बता करके और उन्हें पाठ्यसहगामी क्रियाओं में भाग लेने हेतु प्रेरित करके और उसमें विविधताओं का समावेश करके हम विद्यार्थियों में आने वाली ये जो समस्या है इनके भाग ग्रहण को या उनकी भागीदारी को हम बढ़ा सकते हैं। इसे हम क्रियात्मक परिकल्पना के रूप में परिभाषित करेंगे। आगे हम परिकल्पना की जांच करेंगे। परिकल्पनाएं जो बनाई जाती हैं उनकी जांच करने के लिए कुछ उपकरण या विधियों की आवश्यकता होती है, और पहला इसमें आवश्यक प्रदत्त होते हैं। प्रदत्त यानी आंकड़े, जिन आंकड़ों के आधार पर हम यह समस्या पहचानेंगे और उसका क्षेत्र देखेंगे। तो इसमें आवश्यक प्रदत्तों में पिछले वर्षों में बालकों ने जिन पाठ्यसहगामी क्रियाओं में भाग लिया है उन आंकड़ों को देखेंगे, और पाठ्यसहगामी क्रियाओं के प्रति बालकों का जो दृष्टिकोण है उसको भी देखेंगे। तो दृष्टिकोण को देखने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा वो होगी प्रश्नावली, और जिस विधि का प्रयोग किया जाएगा पिछले वर्षों में जो बालकों ने भाग लिया है उसके लिए हम एक विशिष्ट प्रोफार्मा तैयार करके और प्रोफार्मा तैयार करके हम ये देखेंगे कि बालकों ने किन किन पाठ्यसहगामी क्रियाओं में भाग लिया है और क्यों लिया है। क्रियात्मक परिकल्पना की जांच करने के बाद में हम क्रियात्मक अभिकल्पन को लिखते हैं, अर्थात हमने जो योजना बनाई थी उस योजना को एक सारणीबद्ध रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। तो उस सारणी के अंतर्गत हम सर्वप्रथम हम समय निर्धारित करते हैं। जैसे हमने जो हमारी योजना बनाई है उसके अंतर्गत हम जुलाई में जब सत्र शुरू होता है और मार्च में हम सत्र का अवसान मानते हैं, तो जुलाई से लेकर के मार्च तक का जो सत्र है उसको हमने कुछ समय के बीच में बांट लिया है। जैसे अगस्त से हम जनवरी के मध्य का जो समय है उस समय को लेकर के हम इस क्रियात्मक अनुसंधान को करने वाले हैं। इसमें हम प्रथम सप्ताह में कौन सा कार्य करेंगे इसको हम लिखते हैं। जैसे कार्य की क्या रूपरेखा बनाई है हमने अगस्त से जनवरी के मध्य, तो प्रथम सप्ताह के अंतर्गत हम क्या कार्य करने वाले हैं। विगत कक्षा में पाठ्यसहगामी क्रियाओं में भाग ग्रहण का विवरण और बालकों का दृष्टिकोण जो है उसका अध्ययन करेंगे, और उस अध्ययन को करने के लिए हम कौन सा उपकरण प्रयुक्त करेंगे, कौन सी विधि प्रयोग करेंगे, उसके लिए हम एक प्रोफार्मा बना करके बालकों के भाग ग्रहण का विवरण देखेंगे और प्रश्नावली के अंतर्गत हम उन बालकों का दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार से आगे जो अन्य जो कार्य किए गए हैं उनको भी द्वितीय सप्ताह, तृतीय सप्ताह, इस प्रकार से हम प्रत्येक सप्ताह के अंतर्गत किए जाने वाले प्रत्येक कार्य का विवरण, जो कार्य की रूपरेखा हमने बनाई है उस रूपरेखा के अंतर्गत लिखेंगे, और कौन सी विधि और उपकरण से हमने उनका प्रयोग किया है वो हम लिखेंगे। इस प्रकार से क्रियात्मक अभिकल्पन का पूरा निर्माण रूपरेखा का विवरण दिया जाता है। विवरण देने के बाद में जो निष्कर्ष है, जो हमने निष्कर्ष प्राप्त किए उन निष्कर्षों को लिखा जाता है। अर्थात हमने ये पूरी क्रियात्मक अनुसंधान की योजना और रूपरेखा बनाने के बाद में जो हमने इसको लागू किया, जो हमें निष्कर्ष प्राप्त हुए, उसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान के प्रथम परिकल्पना के रूप में हमने जो भी कार्य किए उन कार्यों के अंतर्गत हमें ये निष्कर्ष प्राप्त हुए कि बालकों को अगर पाठ्यसहगामी क्रियाओं में भाग लेने के लिए अगर उनको प्रेरित किया जाता है, उनको विविधता का उसमें समावेश किया जाता है और उनको परीक्षाओं के आसपास नहीं, यानी परीक्षाओं से पहले के सप्ताहों में अगर इनका आयोजन किया जाता है तो विद्यार्थी पाठ्यसहगामी क्रियाओं में भाग लेने के लिए तत्पर रहते हैं और उसमें भाग लेते हैं, उनकी भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है।
इस निष्कर्ष और दृष्टिकोण को हम पुनः क्रियात्मक अनुसंधान करने के बाद में एक प्रश्नावली और बना करके उसकी जांच करेंगे कि विद्यार्थियों में इसका कितना दृष्टिकोण कितना परिवर्तित हुआ है। इस प्रकार से यह हमारी क्रियात्मक अनुसंधान की संपूर्ण योजना समाप्त हो जाती है और इसके बाद में हम अनुवर्ती कार्यक्रम के रूप में ये लिखते हैं कि भविष्य में जो हमने ये प्रयोग किया है, भविष्य में इन सभी तथ्यों का ध्यान में रख करके जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं या संपूर्ण सत्र के दौरान जो भी कार्यक्रम या प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा, वो भविष्य में बाकी जो व्यक्ति हैं वो इन सबको ध्यान में रख करके इस प्रकार से आयोजन करवाया जाएगा, तो विद्यार्थी उसमें अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर के उस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। Thanks for watching this video. Please comment, like and share this video. Thank you.